नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के गोल्डी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री का एनसीईआरटी और एससीईआरटी का एमसीक्यूज लगाएंगे। ये भी बिहार शिक्षक भर्ती टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 3.0 और 4.0 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सीरीज होगा। ये एग्ज़ाम के अंतिम समय में रिवीजन मोड क्लास है, ऑनलाइनर पढ़ेंगे, फिर इसका लास्ट में 50 एमसीक्यूज एक वीडियो में लगाएंगे। कम से कम 70 से 80 ऑनलाइनर कम से कम समय में। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं जाएगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इत्मीनान से एक बार देख लीजिए वीडियो। अच्छा लगेगा वीडियो को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आइए मुद्दा पे चलते हैं। ये रिवीजन मोड क्लास होगा, ठीक है। इसमें सोचिएगा कुछ हम स्पेशल ज़्यादा बता दें तो नहीं होगा। रिवीजन मोड क्लास यानी कि हम आशा करते हैं कि आप ज़रूर पहले से एंशिएंट हिस्ट्री को, प्राचीन इतिहास को पढ़े होंगे या कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर पढ़े होंगे, तो जल्दी समझ में आएगा। और नहीं पढ़े होंगे तो कम से कम 3 बार इस वीडियो को देखिएगा, ज़रूर क्वेश्चन टिक करके आइएगा, कॉन्फिडेंस बना रहेगा। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल मंदिर को बनवाया था चामुंड राय ने 983 ईस्वी में। ये तीसरा सीरीज है इस वीडियो का, 2 हम डाल चुके हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। उसको देखने के बाद ही तीसरा समझ में आएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र या उत्तराधिकारी कौन हुआ था? बिंदुसार, बिंबिसार नहीं। देखिए बिंबिसार बिंदुसार में कन्फ्यूजन होता है। बिंबिसार और बिंदुसार याद रखिएगा। देखिए बिंबिसार अपने आप याद हो जाएगा। बिंदुसार जो थे, प्रमाणित अभी इतिहास में अभी तक एक भी युद्ध नहीं जीते थे, मैंने लड़े भी नहीं थे। जितना छोड़िए, लड़ते तो जीत जाते लेकिन लड़े नहीं थे। चंद्रगुप्त मौर्य लड़े थे और अशोक लड़े थे। ये एकदम एक भी नहीं लड़े, यानी कि जीरो नहीं लड़े, यानी कि जीरो पे थे। तो इसलिए बिंदु माने क्या होता है? जीरो। तो याद कर लीजिए, एक युद्ध नहीं लड़े यानी कि बिंदु पे रहे तो बिंदुसार। अब बिंबिसार अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। बिंबिसार बहुत पहले आया था, हिरण्यक वंश का था, और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा थे, मौर्य वंश के थे। अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध है बिंदुसार। डाइमेकस भारत आया बिंदुसार के समय। बिंदुसार अनुयायी था अजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का पुत्र या उत्तराधिकारी उसका कौन हुए? अशोक हुए। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठे थे? तो 269 ईसा पूर्व में, यानी कि BC में। ईसा के जन्म से 269 साल पहले। ईसा का जन्म 1 ईसा मनाते हैं। 1 से लेकर अभी वर्तमान तक हम लोग कब है? 2024 में है, 1 से आगे, ठीक है। और 1 से कितना पीछे? तो 269 साल पहले, ठीक है। तो आज अगर इनका एग्जैक्ट आज से जोड़ना है तो 2024 में 269 जोड़ दीजिए आप लोग, उतना आज से हो जाएगा। अशोक ने धर्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद 271 ईसा पूर्व में। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, अपना पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। शिलालेख का प्रचलन अशोक ने ही शुरू किया था। शिलालेख में भाषा कौन सा था? प्राकृत भाषा था। उसके बाद शिलालेख में प्रयुक्त लिपि थी ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक तथा एरमाइक लिपि। सर्वाधिक ब्राह्मी लिपि थी, यानी कि समय के मतलब जगह के अनुसार। पश्चिमोत्तर भारत में जाइएगा तो खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि भेटाएगा, और बाकी भारत में देखिएगा तो आपको प्राकृत और ब्राह्मी लिपि भेटाएगा। बोले प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। खरोष्टी लिपि लिखी गई थी दाएं से बाएं लिखा जाता था, दाएं से बाएं, हई से। हम लोग ब्राह्मी, बाएं से दाएं हम लोग लिखते हैं। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं हम लोग लिखते हैं। अशोक के शिलालेख संख्या 14 की खोज सर्वप्रथम टी फेंतलर ने 1750 ईस्वी में किया था। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है, 7वां स्तंभ लेख है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने टोपरा अभिलेख को पढ़ा था 1837 ईस्वी में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन है? रूमिनदेई अभिलेख है। उसके बाद अशोक का नाम अशोक मिलता है, मास्की में मिलता है, गुर्जरा में, और मतलब दूगो में। मास्की जो आंध्र प्रदेश में है, गुर्जरा जो मध्य प्रदेश में। इसी में आपको अशोक स्पष्ट लिखा हुआ मिलता है। अशोक के अभिलेखों में अशोक को देवानाम प्रिय कहा जाता है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट भ्राबुर अभिलेख राजस्थान में पूछा है। ये क्वेश्चन आपको TRE 2 में 9th में पूछा हुआ सवाल है, एकदम डिट्टो 9th का ही सवाल है, ठीक है। कहाँ? यहाँ गया ये वाला सवाल, ठीक है। किस त्रिरत्न में आपको श्रद्धा बताता है? इसी में होगा। कलिंग युद्ध के वर्णन मिलता है 13वां अभिलेख में। सांची स्तूप मध्य प्रदेश का, मतलब मध्य प्रदेश में है सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। भरहुत स्तूप जो है अशोक कालीन है, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। भरहुत की खोज 1873 में कनिंघम ने किया था। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने ही किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उपगुप्त से।
अशोक की मृत्यु हुई थी 332 ईसा पूर्व में। देखिए इसका क्लास होता तो हम क्लास कराते, मज़ा आ जाता है, एकदम लगता कि फिल्म चल रहा है। लेकिन अभी तो एग्जाम टाइम है, नज़दीक है, तो क्लास करने का समय नहीं है, केवल MCQ जो रिवीजन मोड करना है। फ़ोन का हर मोड होता है ना, साइलेंट मोड, कॉल्स मोड होता है और भी मोड, तो अभी हम लोग रिवीजन मोड में हैं, समझे, केवल रिवीजन और ऑनलाइन और MCQs। मौर्य वंश की अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने। बृहद्रथ का अमात्य था। अमात्य माने प्रधानमंत्री को या सेनापति को, यानी कि बहुत ही उच्च पद का मंत्री था। उसने इसको मार दिया बृहद्रथ को और खुद अपना शुंग वंश स्थापित कर दिया। इसका बहुत सा कारण था इसका मारने का। शुंग शासकों की राजधानी विदिशा थी। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ 2 बार कराया था। मनुस्मृति की रचना पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही हुआ था। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे, जो योग दर्शक के प्रवर्तक थे। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था शुंग के 9वें राजा भागवत के समय में। भागवत। शुंग का अंतिम शासक देवभूति था। वासुदेव जो था कण्व वंश के संस्थापक, ये क्या किया? इसको मार दिया और कण्व वंश के स्थापित किया। और कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था और सुशर्मा को मार के सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक ने किया। ठीक है। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान जो वर्तमान महाराष्ट्र में है का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। इस पर एक मूवी आया हुआ है, साउथ का, जाके सर्च कीजिए यूट्यूब पे, गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है। साउथ के बालाकृष्णन हीरो हैं, उन्हीं वही बनाए हैं, बहुत मजा आएगा, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है सीसा का सिक्का चलाया सातवाहनों ने। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा सातवाहनों का ही था। सातवाहनों की भाषा या लिपि, भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। इसी से हिंदी टूट के हुआ है। प्रकृति से अपभ्रंश हुआ है, अपभ्रंश से हिंदी हुआ है। कलिंग यानी उड़ीसा के चेदी राजवंश का संस्थापक कौन था? महामेघवाहन। चेदी वंश का शक्तिशाली शासक खारवेल था। यह ने जाके जिनसन की मूर्ति उठा के ले आया था। हाथी गुम्फा अभिलेख का उत्कीर्ण कलिंग नरेश खारवेल ने कराया था। भारतवर्ष का उल्लेख सर्वप्रथम इसी अभिलेखों में है। हाथी गुम्फा शिलालेख स्थित है उदयगिरी की पहाड़ी पर। कहाँ है? भुवनेश्वर में है, जो उड़ीसा की राजधानी है। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी हिंद यूनानी शक, पहलव और कुषाण आए थे। हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। ठीक है। GSPK, इसको याद कर लीजिएगा। GSPK, ग्रीक, शक, पल्लव नहीं, पल्लव वंश एगो था, पहलव है ही, अक्के से कुषाण। GSPK आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। हिंद यूनानी की राजधानी कौन थी? साकल थी। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानी यानी इंडो ग्रीक ने। सैनिक शासन व्यवस्था लाया ग्रीकों ने ही, इसी ने लाया था, हिंद यूनानियों ने ही। भारत आने वाला प्रथम यवन कौन था? यवन भी इसको बोला जाता है, डेमेट्रियस था। प्रथम हिंद यूनानी शासक मिनांडर था। ठीक है। मिनांडर को किसने हराया था? पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। मिनांडर यानी मिलिंद भी बोलते हैं, ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी नागसेन से। ठीक है। मिलिंद पहनो ग्रंथ की रचना नागसेन ने किया था, नागार्जुन नहीं होगा। ठीक है, नागसेन होगा, नागार्जुन तो दूसर हो जाएंगे। उसके बाद यूनानियों के बाद भारत आए शक। शकों का सबसे प्रतापी साधक रुद्रदामन था। सुदर्शन झील को दोबारा मतलब पुनः निर्माण यानी जीर्णोद्धार करवाया, यानी कि ख़त्म हो रहा था वो, तो उसको क्या किया? जीवन मोड में लाया रुद्रदामन। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख, जिसको रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया था। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है मौर्यों से। पहलव यानी पार्थियन की राजधानी तक्षशिला थी। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसस। कुषाण वंश की प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क की प्रथम राजधानी पुरुषपुर। ठीक है। पेशावर जो आज का है पाकिस्तान का, तो पुरुषपुर था। ठीक है। गंधार जो शकुनी मामा थे, उसी के एरिया का था ये, महाभारत काल के। कनिष्क या कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी, जो सूती वस्त्र के लिए बहुत ही मशहूर था। सूती वस्त्र खूब यहाँ बनता था। कनिष्क अनुयायी था महायान संप्रदाय का। कनिष्क इसी के समय हीनयान महायान में बौद्ध धर्म, चतुर्था बौद्ध संबंध, यही मतलब बौद्ध धर्म यही किया था, चौथा। तो इसी समय महायान हीनयान में बंट गया और महायान का ही क्या था? सपोर्टर था, इसको मानने वाला था। कनिष्क के दरबारी थे नागार्जुन थे, अशोघोष थे, वसुमित्र, चरक और चरक संहिता। चरक क्या कि चरक संहिता लिखा था। आयुर्वेद के जनक माना जाता है चरक को। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन ही है। और शून्यवाद से ही प्रभावित होकर जो शंकराचार्य थे, उन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म में बौद्ध प्रच्छन्न बौद्ध उनको कहा जाता है, इसी से प्रभावित हुए थे। सिल्क मार्ग कनिष्क ने शुरू किया था। शक संवत कनिष्क ने शुरू किया 78 ईस्वी में, जो वर्तमान में चलता है भारत में। शक संवत चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक जो पढ़ते हैं यही है।
ठीक है, शक संवत यही है। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत से। अभी वर्तमान में नहीं आप लोग कहते हैं कभी आषाढ़ चल रहा है तो कुआर आ गया, तो यही चीज़ है, सावन आने वाला है तो इसी में सब दिया गया है। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह होता है चैत। उसके बाद है विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के विक्रमादित्य राजा थे, उन्होंने ही किया था। कुषाण काल में बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। बाल विवाह प्रथा कुषाण काल में ही। गंधार शैली कुषाण काल में ही फली फूली। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने ही चलवाए थे। प्राचीनतम सिक्का आहत सिक्का या पचमार्क सिक्का, आहत सिक्का यानी ठप्पा मार के उसको बनाया जाता था। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। अब लोग गुप्त वंश में एंट्री लेते हैं। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में चलाया। इसके संस्थापक श्रीगुप्त थे। उसके बाद घटोत्कच, श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच, जब चंद्रगुप्त प्रथम, तब समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, उसके बाद से स्कंदगुप्त, उसे ये बहुत सारा अभी उत्तरावर्त गुप्त आ जाएगा सब। उसके बाद नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुए? समुद्रगुप्त। इनको कविराज बोला जाता है। बीना बजाते हुए अपन मतलब सिक्का पे बनवाए हैं चित्र। सिक्कों पर भी देखिए क्वेश्चन आ गया। चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विंस्टेंट ऑथर स्मिथ ने कहा था। देखिए नेपोलियन को भारत का यूरोप का चंद्रगुप्त कहना चाहिए, क्या कि समुद्रगुप्त पहले ना आए थे, नेपोलियन बाद में आया था, तो हम लोग नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहना चाहिए, उल्टे अपन बड़ाई को दिया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। लेकिन हमको हई वाला याद करना है, जो कह के गया सब हुए ना पूछेगा क्वेश्चन में। उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति लेख जिसका रचना हरिसेन ने किया था। समुद्रगुप्त के बाद में संबंध में जानकारी मिलता है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। नवरत्न इन्हीं के दरबार में रहते थे। कालिदास, धर्मवंतरी, रामहीर सब इन्हीं के दरबार में रहते थे। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने दूसरी राजधानी बनाया था। किसको? उज्जैन को। पहली कौन थी? पाटलिपुत्र थी। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, सुश्रुत, छपनक, ये सब कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। उसके बाद वराहमिहिर खगोलवाद थे, यानी कि आर्यभट्ट गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट पटना के थे। दशमलव प्रणाली का विकास आर्यभट्ट ने किया था। मेघदूत या कुमार संभव किसकी रचना है? कालिदास की है। शल्य चिकित्सक यानी कि चीर फाड़वाता है ना, सुश्रुत ने किया था, यानी कि ऑपरेशन टाइप का शल्य चिकित्सक के जनक इन्हीं को बोला जाता है, सुश्रुत को। गीत गोविंद का रचयिता जयदेव ने किया था। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय काल में 5वीं शताब्दी में। सर्वाधिक फायान ने आया था और फोकुकी नामक पुस्तक लिखा था। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया गुप्त काल ने, बहुत ही अशुद्ध टाइप का। चांदी का सिक्का ने सर्वप्रथम चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। महरौली में स्तंभ राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी उत्तराधिकारी कुमारगुप्त था। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त था। उसी समय से हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था। इनके समय से हुन का आक्रमण शुरू हो गया था कुमारगुप्त के समय। नालंदा विश्वविद्यालय ये बनवाए थे। वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार किसने किया है? मोदी जी ने किया था। अभी करेंट अफेयर बन जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी, गोरी का सेनापति था, बिहार को एकदम बर्बाद कर दिया था साफा। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त। हुणों का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के समय। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने। देखिए उसे देश पे कोई फर्क नहीं पड़ा था, ठीक है, लेकिन गुप्त वंश का पतन स्टार्ट हो गया था। जैसे जैसे हुणों आक्रमण किए तो देश का अर्थव्यवस्था खराब हो जाए और बाकी चीज़ खराब हो जाए, ऐसा कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा था, ठीक है। हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत। गुप्त काल में भूमि राजस्व उपज का 1/6 होता था, यानी कि 100 किलो में 6 से भाग दे दीजिए उतना अनाज लो ले लेता था। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग होता था, गुप्त काल कहा जाता है। यानी कला के क्षेत्र में स्वर्ण युग बोला जाता है, यानी खूब आर्किटेक्चर वाला काम हुआ था, अच्छा काम। साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बहुत बेहतर किया था इस समय। मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ था गुप्त काल में। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती थी रूपक और स्वर्ण मुद्राएं दिनार बोला जाता था। पुष्यभूति जो वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था। इसका वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन हुआ। प्रभाकर वर्धन के 2 बेटा राजवर्धन और हर्षवर्धन और 1 बेटी थी राजश्री। सब एकदम फिल्मी मोड इनका जो कहानी है ना हर्षवर्धन का, एकदम फिल्म टाइप का है। हर्षवर्धन, इनका अन्य नाम शिलादित्य है। अपनी राजधानी थानेश्वर से कनौज ले गए थे। कनौज में ही अपनी बहन का शादी किए थे राजश्री का। भूमि देने की सामंती प्रथा हर्षवर्धन ने शुरू किया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग, याद कर लीजिएगा, इसी के समय आया था 606 से 647 ईस्वी में। ह्वेनसांग द्वारा रुकी पुस्तक शी यू की
फाहियान द्वारा क्यों की। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय गुप्त वंश में आए थे। हर्षवर्धन आपको किसके समय आए थे, वर्धन वंश यानी पुष्पभूति वर्धन के समय कौन आया था, हर्षवर्धन के समय में ही आए थे। उसके बाद से यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है, ह्वेन-त्सांग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट। ये हमारा वन लाइनर खत्म हो गया और हम लोग 40 को MCQ लगाते हैं। देखिए ये जो टिक लगा हुआ है ना, इसको आप लोग सीरियसली मत लीजिएगा। इसका जो तैयारी किया गया है ना, उसमें बिंदु मार के रटा गया है। बार बार आंसर देखने से अच्छा इसको बिंदु लगा दीजिए। तो आप लोग पढ़े हुए हैं, समझदार हैं, तो ज़रूर समझ जाइएगा इस चीज़ को। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था, कनिष्क, हर्षवर्धन, बृहद्रथ, अशोक। तो अशोक हो जाएगा। मेघदूत किसकी रचना है, तो मेघदूत आपको उसमें ऑप्शन में देखिए कौन होंगे, कालिदास होंगे। पंचतंत्र के लेखक कौन है, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हो जाएंगे। आसान को लेकर छोड़ के नहीं जाना है बाबू, आसान ही पूछ देगा और गड़बड़ हो जाएगा। कन्फ्यूजन दूर करना है। MCQs का मतलब कन्फ्यूजन दूर करना, और रिवीजन का मतलब कन्फ्यूजन दूर करना। आप क्वेश्चन बनाते हैं एग्जाम में, ए बी में लगेगा ए होगा बी होगा, माने डिट्टो एगो पे अगर आप नहीं आते हैं तो इसका मतलब आपका रिवीजन बढ़िया नहीं है। तो इसीलिए रिवीजन करना या MCQs लगाना का एक ही अर्थ है, अपना कन्फ्यूजन दूर कीजिए। कन्फ्यूजन दूर हो गया तो समझिए एग्जाम में आप बढ़िया नंबर लाइएगा। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है। गुप्तेश्वर की मूर्ति को किसने बनवाया था, चामुंड राय ने बनवाया था। हर्षि सेन किसके दरबारी कवि थे, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य में है, उड़ीसा में है, खारवेल से संबंधित है। चेदी वंश का या महामेघवान वंश से संबंधित था। सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया था, तो हिंद यूनानियों ने किया था। GSP की याद कराए थे ना, GSP के ग्रीक, शक, पल्लव नहीं पहलव याद कीजिएगा, तब कुषाण, ठीक है ना। कुषाण में ही कनिष्क था, यूची वंश का था, मध्य एशिया से आया हुआ था, हल्का सब समझिए चाइनीज टाइप का था। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानियों ने। आज भी देखते हैं भारत, उत्तर भारत में कितना बड़ा नाक चिपटा दिखता है, तो समझ जाइए उत्तर भारत में एकदम मिसलेनियस प्रजाति है, मिक्सअप। कोई नहीं कहेगा कि उसका पूर्वज क्या है, यानी कि वो कौन सा धर्म में था, किस वंश का था, कोई नहीं कह सकता है उत्तर भारत का। क्या कि इतना ना आक्रमण हुआ है कि यहाँ एकदम मिक्सअप हो गया है मतलब जाति, मतलब जेनेटिक नस्ल पे। वही साउथ में जाइएगा तो वहाँ द्रविड़ भेटाएंगे आपको, उधर आक्रमण होता नहीं था। उधर तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, समुद्र से जल्दी कोई आक्रमण नहीं करता था। इधर उत्तर में, पश्चिम उत्तर भारत में, पाकिस्तान जो एरिया वर्तमान में है, रास्ता था, पार करके पर्वत आ जाता था, सब आक्रमण करके। आप पढ़ लीजिए, खुद इतिहास पढ़े होंगे, एनालिसिस कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो द्रविड़ आपको ओरिजिनल जाएंगे साउथ में मिलेंगे, और उत्तर भारत का एकदम मिक्सअप है, देखिएगा मिक्स टाइप का भेटाएगा। भारत में शक संवत को किसने शुरू किया था, कनिष्क ने। मिलिंद पनो ग्रंथ की रचना किसने किया था, नागसेन ने। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वर्तमान में है, जाकर देख लीजिएगा, दिल्ली में मिलेगा। उस पर जंगे नहीं लगता है, पता ना कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया है। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है, बिंदुसार को। डाइमेकस किसके दरबार में आया था, बिंदुसार के दरबार में आया था। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, प्राकृत है, ठीक है। देखिए वैदिक भाषा, संस्कृत ऋग्वैदिक भाषा, उसके बाद से पाली प्राकृत, उसके बाद से हिंदी अपभ्रंश, तब हिंदी आया है। जो हम लोग अब हिंदी पढ़ रहे हैं वो अपभ्रंश के टूट के बना है। तो आप सोच रहे हो कि हिंदी भाषा आपके 100 साल मतलब 200 साल 400 साल पहले लोग बोलता था, ऐसा नहीं। मतलब हम बता देते हैं आपको, गुप्त वंश के बाद से हिंदी बोलना हल्का हल्का शुरू किया गया। अमीर खुसरो है वो खड़ी बोली हिंदी को हल्का सा अच्छा रूप में दिए थे। बाकी उसके पहले आप जाइएगा तो मिक्स ऑफ अपभ्रंश लोग बोलता था, और मगधी, प्रकृति, पाली, इसी तरह का भाषा लोग बोलता था। शुद्ध हिंदी जो हम लोग भी बोल रहे हैं, इसका समझिए अमीर खुसरो का ही, बाद में देखिएगा ना, वो हिंदी खड़ी बोली के वही रचना किए थे। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत था। प्राकृत भाषा आप सुनिएगा, नहीं सुनिएगा, कहाँ मिलेगा ये। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है 7वां, कहीं मिले तो आप लोग बताइएगा हमको भी, हम भी सुनेंगे। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। शीशा का सिक्का को सातवाहनों ने बनाया था। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की सातवाहनों की ही प्रथा थी, ठीक है। इसलिए ना ब्राह्मण सबको देखिए बहुत ज़्यादा भूमि मिल जाएगा अभी, नहीं तो पहले केवल वैश्य जो समुदाय था ना उसी के पास भूमि था, क्योंकि वही टैक्स होल्डर थे, कर उन्हीं को देना था। ब्राह्मण का काम था शिक्षा करना। मतलब हम मौर्य वंश तक का बात बता रहे हैं, मौर्य वंश तक ब्राह्मण को ज़्यादा भूमि नहीं दान दिया जाता था। ब्राह्मण का एक ही काम था शिक्षा फैलाना, यानी टीचिंग वाला काम करना, और क्षत्रिय का काम था आपको देश का रक्षा करना, सेना में जाना, और वैश्य का काम था खेती बाड़ी करना, और उससे जो टैक्स मिले वो देना, किसको, गवर्नमेंट को देना। तो सातवाहन आया बाद में, इतना ना भूमि दान किया, मंदिर को, हर चीज़ को। ब्राह्मदेव भूमि बोला जाता था चोल वंश में।
तो इसीलिए भूमि, सब किसी के पास भूमि हो गया अभी। मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ था गुप्त काल में। सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया रुद्रदामन ने किया था। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कडफिसस थे। सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्तों ने जारी किया था, यानी अशुद्ध भी था बहुत ज़्यादा इसमें। सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों ने जारी किया था। गुप्त से पहले कुषाण आए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त प्रथम थे। उसके बाद से बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी कुषाण काल में। प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते? आहत सिक्के, यानी ठापा मार निकाले, जैसे मोहर मारा जाता है अभी, उसी तरह मशीन से ठापा मारा जाता था सिक्का सब पे, और उस पर चित्र उग जाता था, वो हो गया, सिक्का कहलाएगा। कुषाण काल, बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करा? रुद्रदामन ने। शिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने। अशोक के शिलालेख की खोज किसने किया था? टी फेंथलर ने। हुनों का आक्रमण सर्वप्रथम स्कंदगुप्त के समय हुआ था, और प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहलाता है गुप्त काल। उसके बाद गुप्त काल हो जाएगा। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुआ था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। आएंगे स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त। उसके बाद घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, तब समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, तब कुमारगुप्त, तब उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उनका भाई एक रामगुप्त था, वो बना था, लेकिन उस पर जब हुन आक्रमण किया ना, तो वो अपना उसके पत्नी को मांगा, तो पत्नियों को दे दिया, खुद हार मान गया था। जब चंद्रगुप्त द्वितीय थे, वो जाके पत्नी से उनका विवाह कर लिए और रामगुप्त का वध कर दिए। कहानी है इस तरह का। भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। सिक्कों पर बीना बजाते हुए किसका चित्र है? समुद्रगुप्त का। इसको समुद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त। कविराज भी बोला जाता है इनको। गीत गोविंद का रचयिता इनका काच नाम है, एक नाम है, बचपन का नाम काच कहा जाता है। काच, क कर का च, काच इनका नाम है, काच नहीं काच। गीत गोविंद का रचयिता कौन थे? जयदेव। चीनी यात्री फायान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक हो जाएगा इसको विष्णुगुप्त। गुप्त काल की राजकीय या दरबारी भाषा संस्कृत थी, यानी संस्कृत में लोग बात करता था। देख लीजिए, हिंदी कहाँ उस समय उतना लोग, संस्कृत, प्राकृत, पाली, यही हार्ड भाषा होता था। बाद में टूटते देख लीजिए मेरा कहा आ गया, हिंदी आ गया। हिंदी टूट के अभी आधा हिंदी आधा भोजपुरी चल रहा है, वो टूट के कुछ और हो जाएगा आने वाला समय में। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। सी युकी की रचना ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के समय आया था। कलिंग युद्ध का विजय 13वें अभिलेख में मिलता है। अशोक ने श्रीलंका बौद्ध प्रचार के लिए किसको भेजा था? अपना बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को। कनिष्क की राजधानी पुरुष फिर वर्तमान में पेशावर है। तो ये हमारा पार्ट 3 वीडियो कंप्लीट हुआ, एक और आएगा पार्ट 4, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।